बोर्ड की परीक्षाएं वो फरवरी में निश्चित हो गई हैं। फरवरी 24 में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तो हम किस तरीके से तैयारी करें सामाजिक विषय के अंदर कि हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। तो मैं आज आपको एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूं और इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपके उसके अंदर 70 में 70% नंबर ही 70 के 70 ही नंबर आएंगे अगर आप तैयारी करेंगे मेरे हिसाब से। तो और अगर आपने अच्छी तैयारी करी तो आप मेरिट में भी आ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पेपर आता किस तरीके से है। तो इस पेपर के अंदर 2 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 2। पहला खंड है आ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे तो वो 20 अंकों के होंगे। कितने अंकों के होंगे? 20 अंकों के। क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों की एक विशेष बात ये होती है कि अगर आपने उसमें सही आंसर लगा दिए तो वो नंबर कटते नहीं है। एक टाइम को दीर्घ में तो नंबर कट जाते हैं, लेकिन बहुविकल्पी में नंबर नहीं कटते हैं। शर्त यह है कि आपको उसका सही आंसर मालूम होना चाहिए। तो मैं आज आपको उसके सही आंसर का तरीका और उसको हल कैसे करें ये बताता हूं। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से थे? तो देखिए, पहला है नए मध्यम वर्ग का उदय, ये बिल्कुल सही चीज है। नंबर 2 उदारवादी विचारधारा का प्रसार, ये भी सही आंसर है। नंबर 3 क्रांतिकारियों का उदय, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों सही हैं तो अगला आंसर जो है उपरोक्त सही, ये सही आंसर होगा। तो इसका आंसर सही क्या होगा? उपरोक्त सही। क्योंकि ये चीज अगर हमें जानकारी है तो ये आप ये मान के चलिए कि ये हमारा लघु उत्तरी में भी काम आएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो जवाहरलाल नेहरू 1, नंबर 2 पे मोतीलाल नेहरू, नंबर 3 पे लोकमान्य तिलक और नंबर 4 पे महात्मा गांधी। तो हमें ये जानकारी है अच्छी तरीके से कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो महात्मा गांधी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ था? तो कुटीर उद्योग का पतन, ये बिल्कुल सही आंसर है। जमीन का किराया बढ़ना, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। खाद्यान्नों के लिए जमीन की सफाई की गई, ये भी सही आंसर है। तो इसका मतलब हमारा जो है वो आंसर उपरोक्त सही वाला सही होगा। सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सही। क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए कि सही आंसर क्या है। ठीक है, तभी हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर पाएंगे और हमारे नंबर ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा होती है, ज्वार भाटा नाम सुना है ना, तो वो तो पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय। तो इसका सही आंसर जो होगा वो पुनः पूर्ति योग्य होता है, क्योंकि ज्वार भाटा आता रहता है। तो ज्वारीय ऊर्जा किसका आंसर होगा सही? पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि पुनः पूर्ति योग्य जो है ये पुनः हमें मिलती रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो नंबर 1 पे है 95%, नंबर 2 पे है 96% और नंबर 3 पे 97.5 और 4th पे है 98%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 97.5%। जल जो है वो समुद्र के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संसाधन का स्रोत है? तो महासागरीय जल नंबर 1, नंबर 2 स्थलीय जल, नंबर 3 भूमिगत जल। तो जल संसाधन के स्रोत पूछ रहा है वो, तो ये स्रोत जो है वो महासागर भी है, स्थलीय जल भी है और भूमिगत जल भी है। अर्थात इसका सही आंसर जो है वो उपरोक्त सही होगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? यानी कि आपको खरीफ की फसल की जानकारी होनी चाहिए, रबी की फसल की जानकारी होनी चाहिए और जायद की फसल की जानकारी भी होनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा है कि रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल जो है वो नंबर 1 पे लिखा है धान, नंबर 2 पे गेहूं, नंबर 3 पे कपास और नंबर 4 पे मक्का। तो यहां पर जो है वो गेहूं की फसल जो है वो रबी की फसल है। अब देखते हैं नंबर 8वां। सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? यानी कि किस क्षेत्र में लौह उद्योग जो है, लौह इस्पात उद्योग को स्थापित करना चाहिए, यानी किस राज्यों में? तो नंबर 1 पे है आंध्र तेलंगाना, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में
नंबर 2 झारखंड उड़ीसा में, और नंबर 3 मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, और नंबर 4 में हरियाणा राजस्थान में। तो इसमें सबसे उपयुक्त क्षेत्र है किसके लिए? लौह इस्पात के लिए, उद्योग के लिए, तो वो झारखंड और उड़ीसा है। इनमें कौन सा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे? ठीक, तो नंबर 1 पे BR अम्बेडकर, नंबर 2 पे काशीराम, नंबर 3 पे साहू महाराज, और नंबर 4 पे ज्योतिराव फूले। तो हमें पता है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है वो काशीराम जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? लोकतंत्र से संबंधित है। तो नंबर 1 पारदर्शी शासन, नंबर 2 वैध शासन, नंबर 3 उत्तरदायी शासन, ये उपरोक्त सभी। तो चूंकि लोकतंत्र जो होता है वो पारदर्शी शासन होता है, दूसरा वैध शासन होता है, और उत्तरदायी शासन होता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दो दूरस्थ स्थित, यानी कि कौन दो दूरस्थ स्थित पूर्व पश्चिम गलियारे द्वारा आपस में जुड़ते हैं? यानी कि पूरब और पश्चिम द्वारा जो जुड़ते हैं रास्ते, वो कौन कौन से हैं? तो वो देखिए मुंबई नागपुर नंबर 1, नंबर 2 पे सिल्वर पोरबंदर, नंबर 3 पे मुंबई कोलकाता, और नंबर 4 पे नागपुर हैदराबाद। क्योंकि वो कह रहा है पूरब और पश्चिम, तो पूरब में सिल्वर है और पश्चिम में पोरबंदर, यानी कि इसका आंसर जो हो गया वो सिल्वर पोरबंदर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? जो तमिल हैं तो उनके कितने उपसमूह निवास करते हैं? तो नंबर 1 पे 2 उपसमूह है, नंबर 2 पे 4 उपसमूह, नंबर 3 पे 6, और नंबर 4 पे 8 समूह। तो आपको बताना है कितने समूह हैं, उपसमूह जो है श्रीलंका में तमिलों के, तो वो है उसका आंसर 2 उपसमूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी कि जो लोकतंत्र है तो सरकार जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो उसमें नंबर 1 पे अधिकारी, नंबर 2 पे मंत्रिमंडल, नंबर 3 पे नागरिक, और नंबर 4 पे वयस्क मताधिकार। तो आपको सही चयन करना है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो नागरिक या जनता लिखा हुआ होगा तो इसका आंसर नागरिक होगा, और अगर जनता लिखा होगा तो जनता। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? भारत में जो संविधान है उसमें अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? नंबर 1 राज्य को, नंबर 2 संघ को, नंबर 3 ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केवल संघ को प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? तो नंबर 1 पे सीधे उपभोक्ता का प्रयोग, उपभोक्ता द्वारा प्रयोग, नंबर 2 विक्रेता द्वारा प्रयोग, नंबर 3 उत्पादन की सीमा, और ये सभी। तो इसका आंसर है सीधे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग जो किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? यानी कि जो हम भारत में जो सामान मंगाते हैं तो सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? जिसमें रत्न आभूषण आते हैं नंबर 1, नंबर 2 इंजीनियरिंग वस्तुएं, नंबर 3 पेट्रोलियम पदार्थ, और नंबर 4 रक्षा हथियार। तो इसका सही आंसर होगा वो पेट्रोलियम पदार्थ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का एक अधिकार है? तो नंबर 1 चुनने का अधिकार, नंबर 2 उपभोग का अधिकार, नंबर 3 बाजार में भागीदारी का अधिकार, और नंबर 4 उपभोक्ता वस्तुओं का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चुनने का अधिकार। किसका अधिकार? चुनने का। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यानी कि विकास जो डेवलपमेंट किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो उसके लिए है प्रति व्यक्ति आय नंबर 1, औसत साक्षरता दर नंबर 2, नंबर 3 लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और नंबर 4 ये सभी। तो जब भी विकास की बात आती है तो इसमें ये सभी चीजें आती हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है, साक्षरता दर भी देखी जाती है, और स्वास्थ्य की स्थिति भी देखी जाती है। इसका मतलब ये आंसर सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए
सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है? तो नंबर 1 पे 4, नंबर 2 पे 3 और नंबर 3 पे 2 और नंबर 4 पे 1। ठीक, तो नंबर 1 पे 4 है, नंबर 2 पे 3 है। ये कह रहे हैं कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यानी कि 3 चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर 3 आएगा। ठीक, जो बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन है, तो इसके अतिरिक्त आप अपनी किताबों में और गेस्ट पेपरों में जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको याद करते जाएं, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही आए। हमने आपको एक तरीका बताया है, इस तरीके के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं खंड वा में किस तरीके के सवाल आएंगे। तो इसमें आएंगे वर्णात्मक सवाल। कैसे आएंगे? वर्णात्मक, क्योंकि बहुविकल्पी में आपको केवल निशान लगाना था, टिक मार्क, 4 में से एक क्वेश्चन को टिक करना था। अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा और लगभग 80 शब्दों में इसका आंसर देना होगा, यानी कम से कम 80 शब्द तो आपको लिखने ही हैं। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि सवाल कह क्या रहा है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? ठीक है, तो जो उदारवादी की क्रांति थी 1848 की, तो उसमें क्या अर्थ लगाया जाता है? तो क्रांति क्या है? क्रांति जो है, एक तरफ तो था राजतंत्र, जो राजतंत्र में राजा का राज हुआ करता था, तो वो अपने स्तर सभी काम किया करते थे। तो जब उदारवादियों ने सोचा कि हमारा भला राजतंत्र से नहीं होगा, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा कि हमें गणतंत्र वाला शासन चाहिए। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के ही द्वारा। तो इसलिए जो ये शासन की व्यवस्था पड़ी, तो वो गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था पड़ी उदारवादियों के द्वारा। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, तो सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? तो कुलीन वर्ग का प्रभाव कम हुआ, मध्यम वर्ग उठ करके आया, महिलाओं की स्थिति अच्छी हुई। तो इस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए। अब आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, तो आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? भूदासता खत्म की गई और बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया, बेरोजगारी कम हुई। ठीक, तो इस तरीके से आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। और अब आता है राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? तो राजनीतिक क्षेत्र में जो है, जर्मनी, इटली, पोलैंड साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्गों ने स्त्री पुरुषों के साथ साथ जो संविधानवादी लोग थे, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे राष्ट्रों का एकीकरण होना चाहिए, और इस पर विशेष रूप से मांग बढ़ने लगी। और ये चीज मैंने आपको शॉर्टकट में समझाई है, आप अपनी किताब में देखिए, उसको समझने का तरीका यही है, और आंसर भी इस तरीके से आपको लिखने होंगे, क्योंकि सवाल का आंसर 80 शब्दों में होना चाहिए। ये आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी होगी कि हमारा 80 शब्द या 90 शब्द कहाँ तक आते हैं। अब देखते हैं, अगर ये सवाल आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो अथवा में सवाल आएगा, मतलब होगा 21वें नंबर पे ही। तो अथवा में क्या आएगा? 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से क्यों काम कराते थे? तो इसमें से अथवा इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आपको आंसर लिखना है। तो इसमें यह कि किसानों से सौदागर जो थे वो गांव में क्यों जाते थे? क्योंकि उस समय मांगों की डिमांड बढ़ने लगी, जो मांग थी सामानों की, वस्तुओं की, क्योंकि जब डिमांड बढ़ने लगी तो शहरों में इतने लोग थे नहीं, तो जितने भी कारीगर लोग थे, व्यापारी वर्ग था, तो व्यापारी वर्ग ने गांव की ओर प्रस्थान किया। जब गांव की ओर प्रस्थान किया तो गांव के लोगों से कहा कि आप इस प्रोडक्ट को बनाइए। वो प्रोडक्ट बनाया गया और वो प्रोडक्ट बना करके उन्होंने जो है बेचना शुरू करा, और इस प्रकार उनको बहुत लाभ हुआ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं कि 80 शब्द में आए। सामाजिक विभाजन कब होता है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 है, सामाजिक विभाजन कब होता है, इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। क्योंकि इसका आंसर जो है हमें 80 शब्दों में लिखना है, तो ये हमें सवाल को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, सामाजिक विभाजन यानी कि समाज में विभाजन किस प्रकार से होता है, ये हमने कई बार पढ़ा है और देखा भी है। जैसे कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत में अंतर, यानी कि अमेरिका में गोरे और काले लोग हैं,
क्योंकि जो अश्वेत लोग हैं, काले लोग हैं, तो अत्यधिक गरीब लोग हैं, और गरीब हैं और अमीर हैं, तो लाजिमी बात है कि इन लोगों में विचारधाराओं में अंतर होगा, रहन सहन में अंतर होगा, समस्याएं होंगी। तो क्या होगा, वैमनस्य बढ़ेगा, यानी कि आपस में फूट पड़ेगी। तो ये चीज जो है भारत में भी बहुत पाई गई, और भारत में दलित जो है वो सामान्यतः गरीब और भूमिहीन किसान, भूमिहीन लोग थे। उनके पास न जमीन थी और न ही उनके शिक्षा के कोई साधन थे, और वो लोग जो है वो भेदभाव का भी शिकार में रहे। ऊंच नीच, पढ़ाई नहीं कराएंगे, पढ़ने नहीं देंगे उनको। तो ये सिस्टम जो है वो समाज से संबंधित था। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, समाज के छोटे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, तो वही जो है सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो समाज के अंदर हमें एकता लानी पड़ेगी, क्योंकि सवाल का आंसर हमें सामाजिक विभाजन के रूप में देना है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि सामाजिक विभाजन किस प्रकार से हुआ। अब देखते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे, अथवा महामंदी समूचे विश्व में क्यों आई, महामंदी समूचे विश्व में क्यों आई, तो 1929 के आसपास महामंदी शुरू हुई, और 1930 के दशक तक जो है वो महामंदी बनी रही। और इस अवधि के दौरान संसार के, पूरे वर्ल्ड के अधिकांश देशों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट आई। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन चालू हुआ, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में सब चीजें बंद हो गई, ना उत्पादन हुआ, ना व्यापार हुआ, और मंदियां और दिक्कतें बढ़ती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई। तो जो समय वो 1929 की बात हो रही है महामंदी की, और जो लॉकडाउन में सिस्टम आया वो भी यही सिस्टम था। तो ये हमें समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से, और इन क्वेश्चनों का जो आंसर है हमें अपनी किताब में देखना है और लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा पेपर बहुत अच्छा होगा, और मैं चाहता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन सागर परियोजना के कोई 4 लाभ लिखिए। तो ये नागर सागर परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर निर्मित है। इस बांध की ऊंचाई जो है वो 88 मीटर है और लंबाई 1450 मीटर है। 8.67 लाख कृषि भूमि पर इसकी सिंचाई की जाती है तथा 815.6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से नागार्जुन सागर परियोजना के विषय में आप विस्तार से पढ़ें। अब देखते हैं अथवा क्वेश्चन। तो अथवा क्वेश्चन में आता है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करें, यानी कि संसाधन नियोजन की प्रक्रिया कौन कौन सी है स्पष्ट करें। तो देखिए देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उसकी तालिका बनाना ये पहला कार्य है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अध्ययन करना और इसका अनुमान लगाना, संसाधनों का विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। और शायद तुम्हें ध्यान होगा कि जो प्रथम पंचवंशीय योजना थी उसका भी उद्देश्य यही था और वर्तमान में ये जो है नीति आयोग के अंतर्गत कार्य कर रही है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अध्ययन करें, किताब में देखें और हर तरीके से लिखें और समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो पहले हमें ये जानना होगा कि संघवाद है क्या। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार अर्थात राज्य सरकार के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। और इस बंटवारे में प्रथम स्तर की संघीय सरकार होती है जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व होते हैं, ठीक। और द्वितीय स्तर की जो सरकार होती है वो प्रांतीय या राज्य सरकार होती है जो शासन के दैनिक कार्यों को देखती है। अब इसकी 4 विशेषताएं। तो पहला है सत्ता का बंटवारा, जैसे हमने इसमें बताया। दूसरा है समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच कि कौन से कार्य केंद्र को करने हैं, कौन से कार्य राज्यों को करने हैं और कौन से कार्य जो है केवल संघ सरकार को ही करने हैं, उसका बंटवारा होता है। तीसरे, सरकार के दोनों स्तरों की सहमति, यानी कि कोई भी कानून अगर बनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का तो उस पर जो है दोनों सरकारों की सहमति भी आवश्यक होती है। और दूसरा है क्षेत्र अधिकार।
तो कोई भी सरकार अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती है। कोई सरकार जैसे केंद्र की सरकार है तो अपने क्षेत्र में कार्य करेगी, लेकिन राज्य सरकार जो है वो अपने अधीन जो भी उसके विषय होंगे उसमें अंतर्गत कार्य करेगी और कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। दूसरी बात, अगर कभी केंद्र और राज्य के बीच में किसी बात पर या किसी कानून पर कोई विवाद होता है तो वह निर्णय जो है वो न्यायपालिका करती है। तो इस प्रकार से संघवाद की विशेषताओं को वर्णन करिए, समझिए और लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 24, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेद कीजिए, यानी कि अंतर बताइए। तो खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं पहले ये समझना पड़ेगा। तो भारत यानी किसी देशों में जहां पे श्रम शक्ति तो अधिक होती है, यानी कि काम करने वाले लोग अधिक होते हैं, काम करने वाले लोग अधिक होते हैं, किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है, यानी कि औद्योगिक इकाइयां जैसे फैक्ट्रियां होती हैं वो कम होती हैं और सारी श्रम शक्ति जो है वो समान अवसर प्रदान नहीं कर पाती। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्रियों में लोगों को काम नहीं मिल पाता और ये बेरोजगारी भारत में औद्योगिक क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर काम करने वाले लोग तो ज्यादा हैं, लेकिन औद्योगिक इकाइयां या उनको पर्याप्त काम नहीं मिलता है, तो वो कहलाता है कौन सी बेरोजगारी? खुली बेरोजगारी। अब आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति काम में तो लगे हुए दिखाई देते हैं, यानी कि काम में तो लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। जैसे कोई भूमि होती है, उसके छोटे से टुकड़े पर, जैसे खेत होता है तो उसके छोटे टुकड़े पर 6 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? 6 लोग, लेकिन उत्पादन उतना नहीं होता है। यानी कम जगह में 6 लोग जब काम करेंगे और उत्पादन उतना होगा नहीं। और उत्पादन क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लो जगह कम है और काम करने वाले ज्यादा हैं, यानी कि वहां पे 3 लोगों की आवश्यकता है लेकिन वहां 6 लोग लगे हुए हैं और काम भी दिखाई नहीं देता है, तो वो कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां 3 लोगों का काम है और वहां 6 लोग काम कर रहे हैं, तो ये चीज जो दिखाई देती है वो कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि ये खंड खा का वर्णात्मक क्वेश्चन जो है वो 2 है, यानी कि इसका उत्तर आपको जो है 150 शब्दों में देना है। यानी कम से कम इसका आंसर जो आप लिखेंगे तो उसकी संख्या जो है 150 शब्द होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रवाद से तात्पर्य है लोगों का एक समूह, लोगों का एक समूह जो इतिहास, परंपरा, भाषा, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकत्रित करने में अर्थात इकट्ठा करने में, और राष्ट्रवाद के आधार पर लोग अपने स्वयं को निर्णय के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय बनाते हैं। यानी कि यह कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रवाद की भावना से, जैसे हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, तो ये लगता है कि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई है, एक करता है, तो हम एक दिखाई देते हैं। तो उसी तरीके से भाषा, इतिहास, परंपराओं के आधार पे एक होकर के जो राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, तो हम स्वयं के निर्णय लेते हैं, उसके अंदर हम स्वयं अपना समूह बनाते हैं, राजनीतिक समूह बनाते हैं और उसके आधार पर अपने निर्णय को लेते हैं। अब आता है कि इसी कारणों के कारण बताइए। तो उसके पहला कारण था नए मध्यम वर्ग का उदय, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय कारण क्या था? तो पहला था वो नए मध्यम वर्ग का उदय, इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। फिर दूसरा है उदारवाद की विचारधारा का प्रसार। तो उदारवाद की विचारधारा यानी सबकी भलाई करना, तो ये भी आपको लिखना है, मतलब कम से कम सारा मिलाकर के आंसर 150 शब्दों में आना चाहिए। तीसरा है रूढ़िवाद की नई भावना, यानी रूढ़िवाद की जो परंपराएं होती है उसकी नई भावना का विकास हुआ और क्रांतिकारियों का उदय। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कम से कम 150 शब्दों में देना है, और मैं समझता हूं कि राष्ट्रवाद क्या है और इसके कारण जो है वो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है अथवा में। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण बताइए, यानी कि संसाधन है तो उसके आधार पे उसका वर्गीकरण कीजिए।
तो ये क्वेश्चन जो 25वां है, तो इसमें या तो ये आएगा अथवा में ये आएगा, तो इसका आंसर आपको लिखना है। और आंसर कितने शब्दों में आना चाहिए? 150 शब्दों में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर भी हमें 150 शब्दों में देना है। तो केंद्र राज्य के संबंध को समझाते हुए, केंद्र राज्य के संबंध को समझाते हुए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, स्पष्ट कीजिए, यह बताइए। तो देखिए केंद्र राज्य संबंध से क्या अभिप्राय है? तो केंद्र राज्य संबंध अभिप्राय है कि किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में संघवादी अर्थात केंद्र सरकार और उसकी इकाइयां अर्थात राज्य सरकार के बीच आपसी संबंध से है। और संविधान में केंद्र और राज्य के बीच, संविधान में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग एवं समन्वय को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रावधान तय किए गए हैं। और भारतीय संविधान में संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का निर्धारण किया गया है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्य के संबंध, यानी कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार से है। कुछ नियम केंद्र को लागू करने पड़ते हैं तो उसे राज्य को मानना पड़ता है। राज्य के कुछ अपने भी नियम होते हैं, यानी कि कोई भी राज्य केंद्र से बढ़कर नहीं है, उसे केंद्र के सारे नियम मानने ही होंगे। और केंद्र जो है जब वो कोई आदेश जारी करता है तो राज्य को मानने अनिवार्य होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देखें, समझें और इसका आंसर अच्छी तरीके से लिखें और किताब के आधार पर लिखें या गेस्ट पेपर के आधार पर लिखें, क्योंकि हमें इसका आंसर 150 शब्दों में लिखना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अथवा में आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यम को स्पष्ट कीजिए। यानी कि या हमें ये क्वेश्चन करना होगा या अथवा में ये, तो जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन आप करिएगा। और मैं समझता हूं कि केंद्र राज्य संबंध को अच्छी तरीके से कीजिएगा, ये 100% क्वेश्चन आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसके कारण तथा प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो 150 शब्दों का है, तो आपको आंसर जो है 150 शब्दों में लिखना है। अब देखिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उन्होंने समुद्री पानी को उबाल करके नमक बनाने की शुरुआत की। इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब इसके कारण क्या थे? क्योंकि हमें इसके कारण लिखना है। तो उस समय व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं थी, तो गांधी जी ने जो है अपने सभी अनुयायियों से कहा और पूरे भारत में कहा कि हमें अंग्रेजों की बातों को नहीं मानना है। और अपने अपने जो अच्छे पद थे लोगों को, उनको उन्होंने रिजाइन दे दिया। और जो है धीरे धीरे उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था करी कि हमें इनकी सरकार का जो आदेश है वो हमें नहीं पालना है और हमें नहीं मानना है। हम किसी भी तरीके से इनके कोई आदेशों का पालन नहीं करेंगे। और जब तक हमारे बंदी जो हैं, जो राजनीतिक बंदी थे, उनको नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम ये आंदोलन शुरुआत करते रहेंगे, हम अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते रहेंगे। और ये आप अपनी किताबों में अच्छी तरीके से पढ़ना, इसके कारण और प्रभाव के लिए। और उसके बाद में जो है महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल 1930 को गांधी इरविन समझौता करके, गांधी इरविन का जो समझौता हुआ 5 अप्रैल 1931 को, तो ये निर्णय किया गया कि इरविन और गांधी जी में समझौता हुआ कि आप हमारी बात मानेंगे, उन्होंने कहा हमारी बात मानेंगे, आपस में एक दूसरे की बात मानी गई और इस प्रकार से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। अब देखते हैं अथवा में एक क्वेश्चन आएगा, भारत के खनिज तेल के उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो या तो आप ये क्वेश्चन कीजिए या ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो जो आपको सही लगे वो क्वेश्चन आप करिएगा। भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है
वो आपको 150 शब्दों में देना है। तो हम देखते हैं भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो होने वाले सुधार हैं उसमें महिलाएं जो है अब भी पुरुषों से पीछे हैं। यानी कि जितनी कुरीतियां थी स्वतंत्रता से पहले उनको समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी महिलाएं पीछे हैं और भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है। यानी कि पितृ प्रधान से मतलब ये होता है कि जब वंश का नाम जो है वो पिता के नाम से चलता है तो वो पितृ प्रधान कहलाता है। अब देखते हैं इसकी कारण क्या है, या इसकी मतलब जो कारण होते हैं कौन कौन से कारण हैं जिससे जो है महिलाओं में भेदभाव पाया जाता है। तो नंबर 1 है साक्षरता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल साक्षरता दर है वो 74.04% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता जो है वो 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता जो है वो 65.46 है। यानी कि शिक्षा का अभाव, साक्षरता कम होना भी भेदभाव का एक प्रमुख कारण होता है, क्योंकि अगर आप साक्षर होंगे तो आपको अधिक से अधिक जानकारी होगी, आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे। अब आता है अनपेड कार्य। तो ये अनपेड कार्य क्या होता है हमने पहली बार सुना है, लेकिन हम अनपेड कार्य क्या होता है ये आपको बताते हैं कि भारत में औसतन एक महिला और एक पुरुष की तुलना में महिला से 1 घंटा अधिक कार्य लिया जाता है। तो 1 घंटा अधिक कार्य लेने को अनपेड कार्य कहा जाता है। अब आता है मजदूरी में अंतर। अक्सर आप देखते हैं कि पुरुषों को ज्यादा काम मिलता है, महिलाओं को काम कम मिलता है। तो जब काम कम मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि उनको मजदूरी भी कम मिलेगी। तो ये एक प्रमुख कारण भी होता है। महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मजदूरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं शिशु लिंग अनुपात। तो शिशु लिंग अनुपात क्या होता है? तो यह है जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 व्यक्ति पर, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या है वो 940 है। यानी कि हर किसी की यही इच्छा होती है कि हमारे घर में बेटा पैदा हो, और इस वजह से जो है वो लिंग अनुपात कम हो जाता है और महिलाओं को शिशु को, महिला जो शिशु होती है तो जो छोटा शिशु होता है तो उसको गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है कि कोई लड़की पैदा ना हो। तो ये एक बहुत प्रमुख कारण होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं, और बाकी को इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपनी बुक्स में भी देखना, ताकि जो है आप और अच्छे से इसका आंसर लिख सकें, क्योंकि इसका आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। अब ये क्वेश्चन तो हम ठीक है करते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है अथवा में क्या आएगा, तो आएगा बाजार के नियमों तथा विनियमों को की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और कुछ उदाहरणों शायद इसके बारे में समझाइए। तो इसका क्वेश्चन आप देखिएगा, और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएंगे, और मैंने आपको इस तरीके से इसको हल कराया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा आपका मानचित्र का। तो मानचित्र को किस तरीके से बनाएं कि हम उसमें नंबर पूरे मिले, क्योंकि मानचित्र एक ऐसा होता है जिसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इसके 2 पार्ट होते हैं 5-5 अंकों के, यानी कि 10 अंक, और हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंदर 2 होते हैं क्वेश्चन, यानी कि आधे नंबर का क्वेश्चन होता है। अब वो तुम्हें खुद समझना है कि उसका आंसर किस तरीके से है। मैं आपको समझा रहा हूं, और अगर आपने इस तरीके से समझ लिया तो मैं समझता हूं कि आपके 10 के 10 नंबर पक्के। कैसे? ये देखिए, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब आपको एक स्थान का नाम लगाना है और वो स्थान का नाम भी बताना है। तो वो स्थान का नाम है लाहौर। कौन सा है? लाहौर। अब लाहौर कहां पर है? वो पाकिस्तान में, और वो इस जगह है। ये पूरे भारत का नक्शा है, और ये आपको लाहौर में ये चीज दिखाई देगी, यानी कि आधा ये और आधा नाम लिखने का। कितना नंबर हो गया हमारे? 1 नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्थान जहां किसी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, यानी कि वो कौन सा स्थान है जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया? तो वो घटना थी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के अंतर्गत जो है एक जगह है, पुलिस चौकी थी चौरी चौरा गोरखपुर के अंदर, और उसमें उस चौकी के अंदर आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिस वाले जो है वो जल के मर गए थे। तो वो घटना के उससे आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। तो वो घटना जो है
वो आपके चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में आती है। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, क्योंकि जगह नहीं होती तो हम निशान ऐसे करके निशान कर देते हैं। तो ये हमने चौरी चौरा लिख दिया, निशान यहाँ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यानी कि तुम्हें स्थान भी बताना है। तो वो स्थान है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। तो हम देखेंगे नक्शे में, भारत के नक्शे में कोलकाता इस क्षेत्र में आता है, तो ये आपका कोलकाता रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आरंभ किया था, यानी कि सत्याग्रह का आरंभ भी हुआ था कहां पे? सूती मिल में। तो सूती मिल कहां थी? अहमदाबाद में। तो हमें अहमदाबाद पे ये निशान लगाना है और ये चित्र देना है। चाहे कोई भी चिन्ह हो वो हमें लगाना है। अगर उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपको ऐसे दे रखा है तो आपको ऐसे चिन्ह बनाना है, अगर उन्हें ऐसे करना है तो ऐसे बनाना है, यानी जो चिन्ह उन्होंने बताया है वही चिन्ह आपको भरना है। अब देखते हैं भारत का वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया। अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो नमक जो है वो दांडी में बनाया गया था। तो दांडी कहाँ हमें ये देखना है, तो दांडी जो है वो समुद्र तटीय इलाका है, कहाँ का? गुजरात का, और ये दांडी रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि दांडी में सर्वप्रथम नमक बनाया गया। अब देखते हैं खा क्वेश्चन में, खा पे पार्ट 1 आता है कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत के कई परमाणु ऊर्जा केंद्र है लेकिन हमें एक का बताना है, तो वो है नरौरा उत्तर प्रदेश के अंदर, नरौरा उत्तर प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन है कि इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र बनाइए। तो गन्ना कहाँ पाया जाता है? तो वो गन्ना यहाँ पाया जाता है। हमें एक चिन्ह बना देना है कि इस क्षेत्र में ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल बांध चिन्ह द्वारा उस राज्य का नाम बताइए। तो सलाल बांध कहाँ पर है? तो सलाल बांध जो है जम्मू कश्मीर में है। तो ये सलाल बांध की पोजीशन रही, यहाँ पर सलाल बांध है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की कोई एक नदी, दक्षिण भारत की कोई एक नदी। तो नदियां तो बहुत है दक्षिण भारत में, अगर आपको कोई पता है आप लिखिए, और नहीं पता है तो पेरियार जो केरल के अंदर है आप उसका चित्र भी बना सकते हैं। जो इच्छा हो वो आप लिखिएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत नदियां हैं, इस प्रकार से उत्तर भारत में बहुत नदियां हैं। अब देखते हैं राजस्थान का राजधानी क्षेत्र, यानी कि राजधानी क्षेत्र का क्या मतलब है कि यानी कि राजस्थान का राजधानी, राजस्थान की राजधानी। तो वो कौन सी है? वो है आपकी जयपुर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे क्वेश्चनों से भी अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं, और ये छोटे छोटे नंबर आपको एक दिन टॉपर बनाएंगे। तो मैं चाहता हूं, इस प्रकार से मैंने अपने पूरा चैनल जो है एक सामाजिक विज्ञान का पेपर बनाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे क्वेश्चनों को देखिए, साथ में जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं उनको भी देखिए, और 100 में 100 नंबर लाइए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप यूपी बोर्ड में 100 में 100 नंबर